हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के कार्टून वाले और पिक्चर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ही वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कवर करा दूंगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर 11th के कार्टून वाले क्वेश्चन करा दो, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और पेपर से पहले इसको अच्छे से देख के समझ के जाना ताकि आपको इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, मिड टर्म एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये। जितने चैप्टर आपके आ रहे हैं उतने ही चैप्टर से मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं, यानी कि आपके मिड टर्म एग्जाम में 6 चैप्टर आ रहे हैं तो 6 चैप्टर से क्वेश्चन बनाए हैं। और अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसको जरूर देखो। देखो इसमें मैंने सारे के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं एक ही वीडियो में करा दिए हैं। बड़ी वीडियो है, थोड़ी लंबी वीडियो है, लेकिन आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, तो इसको जरूर देख कर जाना है आपको। और पॉलिटिकल साइंस में मिड टर्म की बात करूं तो 6 चैप्टर आ रहे हैं, सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। और हिस्ट्री की बात करें तो 4 चैप्टर आ रहे हैं, इसके भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, और हिस्ट्री के मैंने एक वन शॉट वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन भी करा दिए, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे सर्च कीजिए। और ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कार्टून वगैरह। कहाँ पे जाना है आपको? गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है। उसके बाद क्लास 11th में आपको जाना है। इसके बाद आप अपने सब्जेक्ट में जाएंगे, आपके सामने ऐसी टेबल आ जाएगी। चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करो, चैप्टर वाइज एमसीक्यू चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करो, मैप वगैरह चाहिए तो आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, कार्टून वगैरह जो है आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो आप इस तरीके से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और मेरा नाम सतिंदर प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है, आप मुझे इस नाम से सर्च कर सकते हो। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्ट मुझको यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला कार्टून आपके सामने है, बहुत ध्यान से देखना है आपको पिक्चर को। देखिए इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ आपको नाराज से भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ खुश भी दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथ में एक संविधान लिखा हुआ है, यानी एक पर्चा है जिसमें लिखा हुआ है यूरोप का संविधान। ठीक है, अब इसको ध्यान से देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये इमेज कहीं ना कहीं यूरोप से रिलेटेड है और यूरोप के संविधान की बात कर रही है। इतनी तो हमें समझ में आया, लेकिन अब क्वेश्चन पेपर में इससे कई तरह के बन सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन जो बना है आपका कि यूरोपीय संघ ने कब एक साझा संविधान बनाने का प्रयास किया था। अब यहाँ पे याद रखिए यूरोपीय संघ क्या है। यूरोपीय संघ जो है एक संगठन है। ठीक है, यूरोपीय संघ एक संगठन है जिसमें यूरोपीय देश, यूरोप के देश इसमें शामिल है। ठीक है, यूरोप के देश कौन से हैं? जैसे फ्रांस हो गया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी, इटली, इस तरीके के देश जो हैं ये सारे यूरोप में आ जाते हैं, पोलैंड वगैरह। तो यूरोपीय देशों का क्या है, ये एक संगठन है यूरोपीय संघ। इसने क्या किया था, इसने 2003 में, ठीक है, प्रयास किया था यूरोपीय देशों के लिए एक साझा संविधान बनाने का। लेकिन उसमें क्या हुआ था ये मैं आगे नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आगे क्वेश्चन है। अब बस इतना समझिए कि यूरोपीय संघ ने कब एक साझा संविधान बनाने का प्रयास किया, तो 2003 में किया था। ठीक है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ का साझा संविधान बनाने में डैश हुआ, क्या ये सफल हुआ या असफल हुआ, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने प्रयास किया था 2003 में, लेकिन ये इसमें सफल नहीं हुए, ये इसमें असफल रहे। ठीक है, तो आपको असफल वाला ऑप्शन जो है वो क्लिक करना है, टिक करना है। नेक्स्ट है कि यूरोपीय संघ जो है वो किस प्रकार का संगठन है, क्या ये आर्थिक संगठन है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यूरोपीय संघ जो है ना, आप ये मान लीजिए कि शुरुआत जब इसकी हुई थी तो ये एक आर्थिक संगठन के रूप में काम करता था, लेकिन धीरे धीरे इसने अपना नेचर चेंज करा, अपनी प्रकृति चेंज करी, और अब ये एक राजनैतिक संगठन के रूप में काम करता है। ठीक है, यूरोपीय संघ के पास अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान होता है जो वो गान है, अपनी मुद्रा भी है, इनकी खुद की मुद्रा है जिसको यूरो कहा जाता है। जैसे भारत की मुद्रा है उसको रुपया कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका की मुद्रा को डॉलर कहा जाता है, इसी तरीके से इनकी मुद्रा को यूरो कहा जाता है। ठीक है, यूरो नाम याद रखना। तो इनके पास ये सारी चीजें हैं, तो आपको राजनीतिक यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये अपना हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट कार्टून देखो, बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है आपको दिखाई दे रहे हैं, सुन्नी, सिया, ये क्या होते हैं, ये मुस्लिम होते हैं। सिया सुन्नी जो है मुस्लिम, कुर्द जो है इनकी कोई जनजाति होती होगी। ठीक है, अब क्या है भाई, इनके हाथ में ना एक संविधान है। यहाँ पे लिखा है मेरे पास कलम है, संविधान मुझे लिखना चाहिए, यानी कि मेरे पास कुछ पावर है तो मैं लिख दूं। तो दूसरे कह रहे हैं मेरे पास इंक है, संविधान मुझे लिखने दो। ठीक है, कोई कह रहा है मेरे पास कागज है, संविधान मैं लिखूंगा। तो अब आप समझिए कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है इस कार्टून से, इससे ये पता लग रहा है कि यहाँ पे अलग अलग समुदाय हैं
और उनकी अलग अलग डिमांड है। ठीक है, ये इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं इस पे क्वेश्चन पे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये चित्र जो है कौन सी घटना से रिलेटेड है। तो ये जो इराक है ना, इराक में सत्ता परिवर्तन हुआ था। ठीक है, वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ था, उससे ये रिलेटेड है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है कि इस चित्र में क्या दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें दर्शाया जा रहा है कि जो इराक है, यहाँ पे सद्दाम हुसैन की सत्ता चली गई, यानी कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे सद्दाम हुसैन, उनको सत्ता से हटा दिया गया। ठीक है, इसके बाद संविधान रचना का जो कॉन्सेप्ट है वो आ रहा है कि मतलब सब लोग चाह रहे हैं कि अब उसके बाद नया संविधान बने और संविधान हमारे अनुसार बने। ठीक है, कोई कह रहा है मेरे पास कागज है, कोई कह रहा है मेरे पास इंक है, कोई मेरे पास कलम है। इसका मतलब क्या है, सब लोगों की डिमांड अलग अलग है। वहां पे सिया भी रहते हैं, सुन्नी भी रहते हैं, कुर्द भी रहते हैं, तो सबकी डिमांड अलग है। फिर क्या है कि नए संविधान की रचना को लेकर विभिन्न समुदाय में संघर्ष बिल्कुल देखने को मिला। अभी देखा ना हमने कि सब में संघर्ष है। फिर क्या है, विभिन्न समुदायों की अलग अलग मांगे हैं, ये भी हमने देखा। तो यानी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इराक में सद्दाम हुसैन किस पद पे थे, कौन सी पोस्ट पे थे? ऑप्शन में है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और न्यायाधीश। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, बहुत ध्यान से देखो, उसी से रिलेटेड है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है इराक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इराक का संविधान, और ये ताश के पत्तों पे खड़ा हुआ है। ताश के पत्ते, जो ताश होती है, ठीक है, ताश के पत्ते जो होते हैं, आप उसका आपने देखा होगा, लोग घर बनाते हैं, ठीक है, खेल खिलौने के रूप में, लेकिन वो तुरंत ही जरा सा हाथ भी लग जाए या जरा सी हवा भी लग जाए तो वो गिर जाता है, यानी वो एक कमजोर होता है, आप ऐसा मान सकते हैं। तो ये एक ऐसे संविधान को दिखा रहा है जो कि कमजोर संविधान है, आपको इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, ये चित्र जो है वो किस देश के संविधान से रिलेटेड है? इराक के, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर नाम लिखा हुआ है इराक। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में इराक के संविधान को ताश के ढेर जैसा क्यों दिखाया गया? क्योंकि ये संविधान जो है बहुत मजबूत है। ऑप्शन देखिए, बहुत मजबूत है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो होगा ही नहीं। क्योंकि ये संविधान बहुत कमजोर है, ये कह सकते हैं, इसका आधार बहुत कमजोर है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं के लोग वहां पे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या भारत का संविधान भी इराक के संविधान के जैसा है? ऑप्शन ध्यान से देखो, हाँ, भारत और इराक का संविधान एक जैसा है। दूसरा ऑप्शन है नहीं, भारत का संविधान का आधार जो है वो मजबूत है, इराक जैसा नहीं है। तीसरा है भारत का संविधान दुनिया के सफलतम संविधान में से एक है। और चौथा है बी और सी दोनों। तो यहाँ पे अपना आंसर जो होगा वो बी और सी दोनों है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारा संविधान इराक जैसा नहीं है, ये याद रखना। दूसरा, भारत का संविधान जो है वो दुनिया के सफलतम संविधान में नाम आता है भारत का, क्योंकि भारत का संविधान जब से बना है तब से लेके आज तक चेंज नहीं किया गया, उसमें संशोधन हुए लेकिन पूरी तरीके से संविधान नहीं बदला गया। ठीक है, कि नया ही ला दिया गया हो, ऐसा नहीं हुआ। तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्टून देखो, बहुत ध्यान से देखो इसे। देखो, ये नेहरू हैं, बीच में खड़े हैं, एक तरफ कहीं ना कहीं आपको वो लोग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा धुंधला है, अच्छे तरीके से नहीं दिखाई दे रहा। एक तरफ आपको भारतीय लोग दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ आपको अंग्रेज लोग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। और नेहरू इनकी बीच में फंसे हैं, कहीं ना कहीं संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, कार्टून में बीच में खड़ा व्यक्ति कौन है? तो आप सभी बता देंगे कि वो नेहरू हैं। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्टून में बाएं तरफ, बायां मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है, बाएं तरफ जो लोग हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो एक बार मैं कार्टून को दोबारा देख लूं, देखो, ठीक है, लेफ्ट मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, बायां, थोड़ा मतलब इंग्लिश में याद होता है, हिंदी में बायां दाएं में थोड़ी सी दिक्कत रहती है सभी को, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से खड़ा हूं तो मेरा ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं लेफ्ट साइड में कौन है। तो आप यही बता सकते हो कि इसमें पश्चिमी विचारधारा के लोग हैं। ठीक है, और यदि मैं पूछूं कि राइट साइड में कौन है तो उसमें आप भारतीय विचारधारा के लोग कहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर करना है। नेक्स्ट है, ये एक व्यक्ति का पिक्चर है, उनकी इमेज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इसमें पूछा गया है कि बताइए ये जो चित्र दिया हुआ है वो किसका है? तो ये सरदार हुकुम सिंह है। ठीक है, सरदार हुकुम सिंह है। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण में इसका क्या योगदान था? तो ये बहुत एक्टिव थे। ठीक है, उसमें सक्रिय सदस्य थे संविधान सभा में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है कि ये अल्पसंख्यकों के क्या थे? ये अल्पसंख्यकों के रक्षक थे, इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है, बहस करी थी, उनके लिए कार्य किया था, तो ये उनके रक्षक के रूप में है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखो क्या है
कि इलेक्शन इन द एयर, यानी इलेक्शन से रिलेटेड ये इमेज है और ये इस तरीके से दिखाया गया है। देखो इसमें ये बताया गया है कि नेता जो होते हैं ना, वो चुनाव को जीतने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, गलत काम तक को, चाहे शराब बंटवानी पड़े वो शराब की नदियां बहा देंगे, ठीक है, चाहे उनको पैसे बंटवाने पड़े वो पैसे बंटवा देंगे, कुछ भी गलत काम करना पड़े, लोगों को लड़वाना पड़े, सब कुछ करवाना पड़े, वो तैयार होते हैं। और बिल्कुल इस तरीके की हालत हो जाती है, ठीक है, कि वो आपस में कहीं ना कहीं बस उनका लक्ष्य जो हो जाता है वो चुनाव को जीतना हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, चित्र में क्या दर्शाया गया है। तो इसमें चुनाव को एक आफत के रूप में दर्शाया गया है, चुनाव को आसान काम के रूप में दर्शाया गया है, यह लोकसभा या राज्यसभा का दृश्य है। तो इसका ए आंसर होगा कि इसमें चुनाव को ना एक समस्या के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि नेताओं के लिए चुनाव जो होता है एक समस्या की तरह ही होता है, जीतना भी उनके लिए मुश्किल होता है और भी बहुत तरह की चीजें होती है। चित्र में चुनाव एक समस्या के रूप में क्यों दिखाया गया है भाई? क्योंकि चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए आसान कार्य नहीं है, चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए आसान कार्य है। उस समय ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं होता था, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें पहले चुनाव की, जो हमारे देश में पहले चुनाव थे, तो उस समय में चुनाव कराना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो आपका पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए आसान काम नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर क्या है, उस समय में ईवीएम मशीन भी इस्तेमाल में नहीं होती थी, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा। क्योंकि उस समय में कैसे होते थे, डब्बे होते थे, बॉक्स होते थे, उसमें अपना वो पर्चा डालना होता था, उस पर स्टंप लगाई जाती थी, थोड़ा मतलब चुनाव का जो तरीका होता था अलग होता था। आज के समय में ईवीएम होती है, हम जाके बटन दबा देते हैं, हमारा वोट डल जाता है। उस समय में ऐसा नहीं होता था, चुनाव बहुत मुश्किल होता था, और चुनाव कराना, उसका रिजल्ट, ठीक है, उसको गिनना, वोटों की गिनती करना, ये सारी चीजें बहुत मुश्किल होता था, 6-6 महीने लग जाते थे पूरे प्रोसीजर में, ठीक है, इस तरीके से होता था। अगला चित्र आपके सामने, इसमें ध्यान से देखोगे, ये नेहरू हैं, ये वल्लभ भाई पटेल लग रहे हैं देखने में, और ये तो समझ ही नहीं आ रही है कौन से नेता हैं, कोई नहीं। और ये जो है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अपोजिशन। अब आपको वहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपने किताब में देखना, ध्यान से देखोगे, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष, और ये सारे क्या है, ये सत्ता पक्ष है, यानी कि ये तो सरकार में है और ये विपक्ष है। अब देखो इनको कितना भीमकाय दिखा रखा है, यानी कितना बड़ा दिखा रखा है, और विपक्ष को कितना छोटा दिखा रखा है। तो इससे आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा चित्र में क्या दर्शाया गया है। तो इसमें आपको क्लियर पता है कि इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व दर्शाया गया है। कांग्रेस आपको पता है ज्यादा सीटें लेके आती थी, कांग्रेस की देश में सरकार रहती थी, तो कांग्रेस का प्रभुत्व है। विपक्ष का प्रभुत्व थोड़ी है, विपक्ष तो इतना छोटा दिखा रखा है, ठीक है। क्षेत्रीय दल का प्रभुत्व भी यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है, तो अपना ए आंसर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चित्र में विपक्ष को बौना यानी कि छोटा क्यों दिखाया गया है? क्योंकि कांग्रेस के सामने विपक्षी दल को कम वोट मिलते थे, कम सीटें मिलती थी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। विपक्ष कुछ राज्य तक सीमित था, कुछ राज्य भी छोड़ो, कुछ सीटों तक ही सीमित था, कहीं एक आधी सीट मिल गई तो मिल गई, वरना उसका कोई नामो निशान था ही नहीं। विपक्ष को जन समर्थन ज्यादा नहीं था, ये भी ठीक है, यानी तीनों ऑप्शन ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। देखो कांग्रेस सबसे ज्यादा वोट लेकर आती थी, विपक्षी दल उसके सामने बहुत छोटे थे, ठीक है। कुछ राज्यों तक ही, कांग्रेस तो पूरे देश में उसका वर्चस्व था, लेकिन ये जो विपक्षी थे कुछ राज्य तक, कुछ सीटों तक ही सीमित रहते थे, ज्यादा इनको जन समर्थन नहीं मिलता था। तो आपको ये देख के बताने थे। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अडल्ट वोट, ठीक है। अडल्ट वोट यानी कि जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार वाला सिस्टम हमने लागू किया था वो। नेहरू जो है वो हाथी की पूंछ पकड़ के खींच रहे हो, ये अडल्ट वोट है। अब इसका क्या मतलब है भाई, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। तो इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि चुनाव में जो अडल्ट वोट है वो एक बड़ी बहुत भारी भरकम है, उसको संभाल पाना शायद किसी के बस की नहीं है, ऐसा शायद दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चित्र में क्या दर्शाया गया है, इसमें ये दिखाया गया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसको हम बोलेंगे अडल्ट वोट, ठीक है। या मौलिक अधिकार नहीं दिखाया गया, संविधान के बारे में नहीं है, ये तीनों ही यहाँ पे गलत है, पहला सही है। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है ये समझ लो। देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारा संविधान बना और हमारे देश में पहली बार चुनाव कराए गए, तो हमारे जो चुनाव आयोग था उसने, हमारी सरकारों ने ये डिसाइड करा सबने मिलके कि सभी को हमारे यहाँ पे वोट देने का अधिकार मिलेगा, ठीक है। जो भी अडल्ट है सबको वोट देने का अधिकार मिलेगा। अब यहाँ पे सभी का मतलब क्या है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको वोट देने का अधिकार है। इसी को कहा जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्लियर है? यानी महिला पुरुष सबको वोट देने का अधिकार है। अब एक चीज और याद रखना, हमारे देश में आज के समय में वोट देने की जो उम्र है वो 18 साल है। जब आप 18 साल के हो जाओगे तो आप भी वोट दे सकते हो, ठीक है, ये आपका अधिकार है। लेकिन उस समय में वोट देने की जो आयु होती थी वो 21 साल होती थी,
ठीक है, यानी कि जब देश आजाद हुआ था उसके बाद के समय की बात करें तो 21 साल एज होती थी। ये थोड़ा सा याद रखना, दिमाग में रखना बस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो था भारत ने लागू किया था, इसको हाथी के रूप में क्यों दर्शाया गया है? तो ऑप्शन देखिए, क्योंकि ये अधिकार पश्चिम के देशों में भी नहीं था, पहला पॉइंट। दूसरा है कि इसको लेकर पश्चिम के नेताओं को चुनाव असफल होने की आशंका थी, विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसकी आलोचना की थी, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखियो, ध्यान से देखो, मैं समझाता हूं आपको, एक एक पॉइंट समझाता हूं। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अधिकार जो हमने दे दिया ना, हमने महिला और पुरुष दोनों को वोट देने का अधिकार दिया। पश्चिम के देशों में, वेस्टर्न कंट्री में भी कुछ देश ऐसे थे जहां पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन भारत ने आजाद होते ही महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दे दिया। तो इसको लेकर जो पश्चिम के देश थे ना, वहां पे ऐसा सिस्टम नहीं था, तो पश्चिम के देश के जो नेता थे उनको ऐसा लग रहा था कि भारत का चुनाव फेल हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, और महिला पुरुष सब मिलकर एक साथ वोट करेंगे, तो उनका जो चुनाव है वो फेल हो जाएगा। तो पहला भी आपका सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है, जो विदेशी पर्यवेक्षक है, जो विदेशी एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की थी, बिल्कुल करी थी। यहां तक कि ऐसा ऐसा बोल दिया था कि नेहरू तो अपने जीते जी देख लेंगे कि उनका जो चुनाव है वो फेल हो गया। बहुत, मतलब लोगों ने बहुत आलोचना करी थी। लेकिन लास्ट में क्या होता है, अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। लास्ट में क्या होता है, जब चुनाव भी हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, हार जीत भी हो जाती है, और सभी खुश रहते हैं, कहते हैं भाई निष्पक्ष चुनाव हुआ है, बढ़िया चुनाव हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसको देखकर जो अंग्रेज थे, जिनका जो पहले ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे, फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर की चीजें, वो शांत हो गए। उनको लगा कि भाई भारत ने वो कर दिया है जो ये देश भी नहीं कर पाए। बाद में इन देशों ने भी क्या करा, अपने यहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, बाद में। भारत ने इनसे पहले दे दिया था, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो। यहाँ पे नेताजी हैं और ये अपने जो इनके चेले चपाटे हैं नेताजी के, उनको कुछ समझा रहे हैं, ठीक है। क्या समझा रहे हैं, इसको क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखो चित्र में क्या दर्शाया गया है, तो इस चित्र में ये दर्शाया गया है कि नेताओं के मन में चुनाव आयोग को लेकर डर दिखाया गया है, और चुनाव आयोग आचार संहिता जारी करता है। इसमें पता है क्या बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है, नेताजी कह रहे हैं भाई अब चुनाव जीतना मुश्किल है, निष्पक्ष चुनाव होगा, ठीक है, अपराधी वगैरह उसमें नहीं शामिल होंगे, और आचार संहिता लागू हो जाएगी, कुछ स्ट्रिक्ट रूल आ जाएंगे, वो हमको फॉलो करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें। चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव के समय में आचार संहिता जारी कर देता है, उसके जरिए कुछ नए रूल आ जाते हैं, और उसको वो स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, ठीक है, जो कि इनको फॉलो करने होते हैं। तो इसी को लेकर जो डर है वो दिखाया जा रहा है। अगला है कि इसमें देखो, इसमें ये प्रधानमंत्री है और ये इनकी कैबिनेट है, मंत्रिपरिषद है, ठीक है। और ये ध्यान से देखो आप एक बार, ये कहीं जा रहे हैं, लोकसभा की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे लोकसभा लिखा हुआ है ना। आप देखते हैं चित्र में सबसे आगे कौन नजर आ रहा है, और उसके सबसे आगे होने का क्या मतलब है। आगे सबसे है नेहरू जी। सबसे आगे क्यों है, क्योंकि देखो वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री है। उस समय की बात है ना, आज के समय में नहीं, जिस समय का ये चित्र है उस समय में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, और उनके साथ उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट जा रही है, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री लीडर होता है, पूरी कैबिनेट का लीड करता है वो, तो इसलिए वो सबसे आगे रहेगा। तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं दो नेताओं के आपको यहाँ पे नाम पहचानने हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने का कारण क्या है। प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने का कारण है क्योंकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता प्रधानमंत्री होता है हमारे देश में, पता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, प्रधानमंत्री के पास असली शक्ति होती है, हमने पढ़ा हुआ है। फिर क्या है कि लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन था कि कोई दो नेता पहचानने हैं, तो पहला तो आप नेहरू जी ही पहचान लो, मौलाना अबुल कलाम हो जाएगा, राजकुमारी अमृता कौर होंगी, या शायद रफ़ी अहमद किदवई हो जाएंगे। और ध्यान से देखो अगर आप कोई पहचान पा रहे हो तो ये इनकी कैबिनेट है। तो हमने दो तीन नेताओं के नाम डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये है सीएम, और यहाँ पे सीएम टू सीक ट्रस्ट वोट, ठीक है, विश्वास मत यहाँ पे देखा जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि विश्वास मत से क्या अभिप्राय है। इसमें ये दिखाया जाता है सदन में किसको बहुमत है या नहीं है, इसी को विश्वास मत कहा जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या होता है, इसमें संसद के प्रति सबकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है। फिर विश्वास मत जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री परेशानी से, इनकी परेशानी समाप्त क्यों नहीं हो रही, इसलिए क्योंकि मान लो कि विश्वास मत जीत लिया, कल को किसी विधायक ने इस्तीफा दे दिया, या दो तीन विधायक किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, तो फिर से वही कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, फिर से इनको अपना बहुमत साबित करना होगा। इसीलिए वो हमेशा टेंशन में दिखाई दे रही है। और ये कहाँ पे होता है, जब गठबंधन वाली सरकार होती है वहां पे ऐसा ज्यादा होता है। जब कोई अपने दम पे सरकार बनाता है जिसके पास बहुत सारी सीटें होती है, वहां पे ऐसे चांस नहीं होते ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पे डिमांड है और ये कहीं ना कहीं फंड है। देखो ये पैसा, ये पैसे से थैलियां भरी धरी हुई है, ये पैसे की थैलियां भरी धरी है, और यहाँ ये संसद है,
संसद के पास अधिकार है वो फंड जारी करेगा, ठीक है, ये है। अब ये बहुत सारे नेता हैं, ये यहाँ पे आपको नेहरू जी दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट यानी ये मंत्रालय, अलग अलग मंत्रालयों के मंत्री हैं जो लाइन में लगे हुए हैं अपनी अपनी डिमांड के लिए। तो ध्यान से अब देखिए क्वेश्चन को, चित्र में कौन से नेता दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग विभागों के नेता दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग मंत्रालयों के नेता दिखाई दे रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो। ये नेता यहाँ क्यों खड़े हैं, ठीक है, क्योंकि इन नेताओं को फंड चाहिए, पैसा चाहिए, और विभिन्न मंत्रालयों को जो पैसा आवंटित किया जाता है, धन आवंटित किया जाता है, उसकी शक्ति किसके पास होती है, संसद के पास होती है। तो इसलिए ये आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है कई बार मैप में कि आपको पता है 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है, यानी कि विधायिका के 2 सदन है, ठीक है। जैसे कि राज्यों में जो विधानसभा होती है, ज्यादातर राज्यों में एक ही विधानसभा होती है, ठीक है, लेकिन कुछ राज्यों में एक विधान परिषद भी होती है। जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है उसको हम क्या बोलते हैं, द्विसदनीय विधायिका। ऐसे 6 राज्य हैं आपके सामने, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये 6 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है। आपको इनके नाम याद रखने हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये आपको मैप में देखने हैं। तो आपको ये मैप वाला क्वेश्चन याद रखना है, थोड़ा सा आपको ये नाम याद रखने हैं, उसके बाद आपको मैप में सर्च करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉकआउट नहीं आउट किए गए हैं, ठीक है, ये नेताजी है, ये सारे सांसद हैं, इन्होंने वॉकआउट नहीं करा बल्कि इनको बाहर निकाल दिया गया है। बाहर कौन निकालता है, जो अध्यक्ष होता है वो इनको बाहर निकलवा सकता है। तो सदन में वॉकआउट करना क्या एक अच्छा तरीका है, तो हम बोलेंगे नहीं, वॉकआउट करना अच्छा तरीका नहीं है। वॉकआउट का मतलब है तुम बाहर चले गए, बल्कि ज़्यादा अच्छा है कि तुम वहीं पे रह के चर्चा करो, बहस करो, समस्या का समाधान खोजो, है ना। फिर दूसरा क्या है कि अध्यक्ष सदस्यों को सदन से किस आधार पर आउट कर सकता है। अगर मान लो कोई सदस्य, कोई सांसद उल्टी सीधी बातें कर रहा है, डिसिप्लिन में नहीं रह रहा, अनुशासनहीनता कर रहा है, तो ऐसे में जो अध्यक्ष होता है वो उसको बाहर निकाल सकता है, बाहर निकाल के बाहर फिकवा सकता है, आप ऐसा मान लीजिए। नेक्स्ट है, सदस्यगण वॉकआउट जैसा व्यवहार क्यों करते हैं, आपको इसके बारे में बताना है। तो किसी मुद्दे पे समर्थन ना देते वक्त या अनुशासनहीनता फैलाने के लिए भी ऐसा करते हैं। कई बार क्या होता है, किसी मुद्दे पे बहस चल रही होती है, उनको समर्थन नहीं करना तो वो वॉकआउट कर देते हैं, वहां से छोड़ के चले जाते हैं। कई बार जानबूझ के वो किसी मुद्दे को भटकाने के लिए या फिर अनुशासनहीनता दिखाने के लिए भी ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो एक और है आपके सामने मैप, डाक हड़ताल, कोर्ट ने हस्तक्षेप करा। डाक हड़ताल हुई थी जिसपे कोर्ट ने ऑर्डर करा, यानी आदेश दिया और उसको रोकने के लिए कहा। तो अब इसको समझते हैं। उपरोक्त चित्र में न्यायपालिका किस विषय पे हस्तक्षेप कर रही है, डाक हड़ताल, यानी जो डाक के कर्मचारियों ने जो हड़ताल कर दिया है उस पे कर रही है। न्यायपालिका के हस्तक्षेप से क्या लागू हुआ, इसमें जनता की सुविधा हो गई, ठीक है। मान लो जैसे एग्जाम्पल ले लो, हॉस्पिटल कि जो डॉक्टर है, स्टाफ है, वो धरना देने लगे, वो बोले हम काम नहीं करेंगे, हम तो धरना देंगे। तो वहाँ पे मरीजों का क्या होगा, मरीज तो परेशान होंगे ना, हो सकता है 2-4 मर भी जाएं, उनका इलाज ना हो पाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए यही क्वेश्चन आ गया कि हस्तक्षेप करते हुए न्यायपालिका ने क्या फैसला दिया। तो इसने ये फैसला दिया कि सार्वजनिक हित से रिलेटेड जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो हड़ताल नहीं कर सकते। हॉस्पिटल वाले डॉक्टर करेंगे तो भाई मरीजों को नुकसान होगा। स्कूल के टीचर मान लो स्कूल में पढ़ाना बंद कर दें, धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दें, तो स्टूडेंट का नुकसान होगा। तो इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि जो सार्वजनिक हित यानी जो सबके हित के लिए जो डिपार्टमेंट काम करते हैं, अगर उनके कर्मचारी हड़ताल करेंगे तो काम कैसे चलेगा, इसलिए उन्होंने उस पर हस्तक्षेप करा, प्रतिबंध लगाया, ठीक है। नेक्स्ट है, ये यहाँ पे देखो, ये न्यायपालिका है, ध्यान से देखो, ये वहाँ पे आपको जज दिखाई दे रहे हैं, कुछ वकील दिखाई दे रहे हैं, कुछ नेता दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये चित्र किससे रिलेटेड है, ये न्यायिक सक्रियता से रिलेटेड है। न्यायिक सक्रियता क्या होता है, चैप्टर की वीडियो देखो, मैंने डिटेल में बिल्कुल आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो इंपॉर्टेंट कार्टून वाला जो क्वेश्चन थे वो सारे हो जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, क्लास 11 ESP न्यू ESP के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, इसमें जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, और जब हम लाइव क्लास करेंगे, जब भी हमारी लाइव क्लास होगी, तो उसकी सारी डिटेल जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ही मिल जाया करेगी, ठीक है। तो आपको ये ज्वाइन कर लेना है। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।